Hey guys, my name is Askar and welcome to our channel Current Classes. As you know, जैसा कि आप सबको पता है, वेट ए सेकंड, नहीं ये बात नहीं पता होगी सर, क्या है वो बात। मैं सब वीडियो में बोलता हूँ जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन इस बार आप सबको पता नहीं होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ वन शॉट सीरीज। हाँ, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और उससे अंदाजा हो गया होगा कि हाँ सर, थंबनेल के ऊपर वन शॉट लिखा हुआ है रियल नंबर का, तो वही करवाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। प्रत्येक चैप्टर के ऊपर में वन शॉट वीडियो बनाए जाएंगे। उस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सर रिवीजन में क्या, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या तो कुछ ऐसे सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल के हो, चाहे वो आर डी शर्मा के हो, वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। मैं जो भी एग्जाम्पल बताऊंगा वो भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वहीं से उठा के बताऊंगा, ठीक है। एक भी सवाल इधर उधर का मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो पूरा फोकस ये होगा कि कैसे इस एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा जाए, उसमें आने वाले सॉल्व को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, बारी बारी हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सर रियल नंबर, उसी के ऊपर ये वीडियो है, वन शॉट रियल नंबर का, जिसमें आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इसे पढ़ के अपना फर्स्ट चैप्टर की जो भी दुविधा है वो दूर कर लेने वाले हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हमारा जो वन शॉट सीरीज है, जो कि मैं इतने मेहनत से आप सबके लिए लेके आया हूँ, कि चाहता हूँ कि एक ही शॉट में कैसे चैप्टर को निपटा दिया जाए, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए मैं आपको वीडियो के अंदर ले चलता हूँ। सर हम लोग वीडियो के अंदर पहले से ही आ चुके हैं। वेलकम टू आवर वीडियो, ठीक है। तो चलिए ठीक है। देखिए सर, चैप्टर का नाम रियल नंबर है, जैसा कि मैंने कहा वन शॉट में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश ये होगी कि कम से कम समय में ये वीडियो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले ही पढ़ लेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे नंबर जो कि आपको पढ़ने जरूरी हैं। तो सर ठीक है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देख लीजिए तुरंत तुरंत। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। सर वे कौन से नंबर्स हैं जिनके हमको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा हेडिंग हो गया, हेडिंग डालें। इसको आप चार्ट भी बोल सकते हैं एक तरह का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर कौन सा है जी? तो रियल नंबर है वो हमारा, ठीक है। अब रियल नंबर है ना, दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला है ये, दूसरा, ठीक है। सर रियल नंबर में फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। आप सबों ने पता है आपका बोर्ड एग्जाम अब आने ही वाला है, या तो कुछ दिन ही देरी होगी या तो कुछ महीने ही देरी होगी। मुझे नहीं पता कि आप वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन इतना पता है कि ये वीडियो देखने के बाद जो चैप्टर रियल नंबर, उससे आपका डर खत्म हो जाने वाला। तो इसमें डर क्या, इजी सा चैप्टर है। आपको जो भी इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन सारे सारे यहाँ पे सॉल्व समझाए जाएंगे, ठीक है। तो सर फर्स्ट नंबर रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है। हम एन ओ डॉट करके जो भी लिखें तो आप समझ जाना कि सर एन ओ डॉट का मतलब नंबर होता है, तो रेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर हो गया हमारा सर इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर इस आप सबको पता ही होगा, ठीक ना। पर तब पर भी सारे रंग के स्टूडेंट हैं। हाँ, कोई तेज हैं, कोई थोड़े से दब है, मतलब कि सर थोड़ा उनको आपसे कम आता है, तो वो अपना क्या करेंगे, देख के सुधार लेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी खास बच्चे के ही बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर फर्दर क्लासीफाई नहीं होता है बच्चे, रैशनल नंबर फर्दर फर्दर क्लासीफाई होता है, ठीक है। तो सर रैशनल नंबर में फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको नेचुरल नंबर, ठीक है। जी हाँ सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर नेचुरल नंबर क्या होता है, तब पर भी आप बताना चाह रहे हो, हाँ तब पर भी। सेकेंड नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं होल नंबर, आपका होल नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग इवन एंड ओड, इवन एंड ओड, ठीक है। फिर चौथा पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होता है बच्चे। फिर पांचवा पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इंटीजर्स फिर कंपोजिट, मतलब इतने नंबर्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर में जोड़ी आएंगे, मतलब काम पड़ेंगे आपको, ठीक है। और ये सब नंबर्स को जानना आपकी जिम्मेदारी है। इन सब नंबर्स को जानने के बिना आप क्वेश्चंस में अटक सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे, ये चार्ट पहले उतार लो सब लोग, आइए देखना कि मैं नंबरिंग वाइज कैसे करता हूँ, वैसे ही हम लोग नंबर्स में पढ़ाने वाले, ठीक है। फर्स्ट नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, सेकेंड होल, थर्ड इवन ओड, चौथा इंटीजर, पांचवा कंपोजिट, छठा रेशनल, सातवां इरेशनल, और आठ में जाके हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन उतार लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और आप सब ये सारे नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन लिख लिया होगा क्या कैसे है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी वो सारे नंबर्स पे जो आपने अब यहाँ से सर लिखा है, ठीक है। तो सर फर्स्ट नंबर क्या था हमारा,
सर फर्स्ट नंबर है, जैसे कि मैंने कहा नेचुरल नंबर को सबसे पहले मैं डिफाइन करने वाला हूँ। नेचुरल नंबर, एन और डॉट का मतलब नंबर है, बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सर लिखने से पहले मैं समझा दूं कि सर नेचुरल नंबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एक रूम रखा है, उसमें कुछ कुर्सियां रखे हैं, चेयर रखे हैं। आपको आपके पापा बोले कि चलो जाओ जाके गिनो कि कितने चेयर वो रूम में हैं। तो आप गिनना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे, ठीक है। अगर आप मार्केट जा रहे हो और वहाँ पे बकरी का झुंड जा रहा होगा, ठीक है, जिसमें मुझे भी नहीं पता कितने हैं, आपको भी नहीं पता, तो आपकी मम्मी आपको बोल रही कि बच्चे गिनो कि उसमें कितने बकरी हैं, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। मतलब जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो आप एक बात का ध्यान रखोगे, एक बात गौर करने वाली है कि आप 1 से स्टार्ट करते हो। तो नेचुरल नंबर और कुछ नहीं है, वही है कि काउंटिंग नंबर्स जो है वही नेचुरल नंबर है। तो डिफिनेशन की बात करें, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो भी काउंट हम लोग करते हैं ना, जो भी नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे बालक भी होंगे जो कि बोलेंगे सर हम तो 0 से करेंगे। तो आपका वीडियो देखना व्यर्थ है, आपको वो भी नहीं पता कि काउंट कहाँ से किया जाता है। अगर आप हाइड एंड सीक खेलते हो, हाइड एंड सीक समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया, नुक्का छुपी समझ में आया? हाँ। तो एक गिनता है और बहुत सारे छुपते हैं, तो कहाँ से गिनते हो? एक से गिनते हो ना? हाँ। तो जब भी काउंटिंग होता है तो एक से ही होता है बच्चे। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल की बात कर लें हम अगर, तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और अनंत का सिंबल क्या है? इन्फिनाइट। मैं इस इन्फिनाइट का नाम बता दूं, ये जो सर सिंबल है उसका नाम इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट, ठीक है। जी सर, ठीक है। फर्स्ट नंबर समझ में आ गया हो क्या है। सेकंड नंबर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। होल नंबर क्या है? होल नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर, सेकंड नंबर होल नंबर। अब होल नंबर जो है नेचुरल नंबर से उतना अलग नहीं है। कैसे? कहने की बात क्या है कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है। होल नंबर में क्या है, वो बस 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। तो वही हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन देख के भी आपको समझ आ सकता है कि ऐसे लिखें कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो। सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स तो होंगे ही वहाँ पे, पर जीरो के साथ में भी। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, ठीक है। जी हाँ सर। एन और डॉट का मतलब हमेशा नंबर से होगा। इसको नो मत समझ लेना, मत लिख लेना कॉपी में। हम एन ओ डॉट लिख रहे हैं, आप NUMBER ही लिखिएगा, नंबर पूरा का पूरा, ठीक है। जी सर। एग्जाम्पल आप लोग खुद समझदार हैं, एग्जाम्पल खुद लिख लीजिएगा। बस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, ये क्या है? 0 से स्टार्ट होता है। अब वही नंबर है पूरा का पूरा। ठीक है। कहाँ तक जाएगा? ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। पॉजिटिव का इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। जी सर। थर्ड नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं इवन इवन नंबर। अब एक बात और जो मुझे बताना चाहिए आपको और आपको जानना जरूरी है कि सर नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये लिखना नहीं भूलना, ठीक है। मैं अभी भूल गया होता, ठीक है। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। बात करते हैं इवन नंबर की। सर इवन नंबर क्या है? तो ये बात तो सबको पता होगी सर इवन नंबर क्या है। सर ऐसे नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से पूरा पूरी कट जाता है, वैसे नंबर्स को बोलते हैं इवन नंबर। तो ठीक है, ये लिखने की जरूरत है या नहीं है? या, या मैं मुंह से ही बोल के खत्म करूँ उसको? ठीक है, ठीक है। अ नंबर आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। मैं बस एग्जाम्पल लिखूंगा आपको क्योंकि ये बहुत ईजी था, तो ये सारे बच्चे को आता भी होगा। और मैंने डिफिनेशन अभी भी बताया भी, तो आपको अगर लिखना है तो वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बात करें कि मैंने कहा ऐसे नंबर जो कि 2 से पूरा पूरी कट जाए, मतलब कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट etc, बहुत सारे होंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करें हम, तो इवन के बाद ओड की ही बारी आती है, ओड नंबर। और मैं इसका भी डिफिनेशन नहीं लिखने वाला हूँ, आप सबको बताने वाला हूँ क्योंकि ये भी बहुत ईजी सा नंबर है। ऐसे नंबर जो जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन में क्या था, होता है, लेकिन ओड में क्या है, नहीं होता है, उसका अपोजिट है ओड। ओड क्या है? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है। तो सर आप लोग लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूं कि अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो।
एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, तो 1 3 5 7 9 11 आप लोग लिखते जा सकते हो, जहाँ तक लिखना है आपकी मर्जी लिखते रहो, हम तो डिसी ला के ख़त्म कर दें, ठीक है। तो सर आपको ये 4 नंबर समझ में आ गया होगा, नेचुरल, होल, इवन, ओड। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, वहाँ पे आगे का नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने 4 नंबर को लिख लिया होगा, फिफ्थ नंबर की ओर हम लोग तुरंत मूव कर लेते हैं, ठीक है। सर फिफ्थ नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले इंटीजर्स पे कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स क्या है, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं 2 लेटर से। काफ़ी बुक में इंटीजर्स को आई से डिनोट किया गया है और काफ़ी बुक में जेड से भी डिनोट किया गया है। तो आप क्या करें, दोनों लिख लें, ठीक है, आपके लिए वही बेहतर है। तो सर अब इंटीजर्स क्या है, मैं पहले डेफिनेशन लिख लूँ, फिर उसके बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव numbers together with zero। टुगेदर लगाना है तो टुगेदर लगाओ, या तो इससे अच्छा एक वर्ड है इंक्लूडिंग, ठीक है। तो सर जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स के बारे में आपको बता दिया। सर इंटीजर्स क्या होते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जीरो के साथ, वो सारे मिल के क्या बनाते हैं, तो इंटीजर बनाते हैं। सर कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर्स की चर्चा की, मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर्स की चर्चा की, और मैंने कहा जीरो के साथ भी, ये सारे मिल्स के क्या बनाते हैं, ये सारे मिल के इंटीजर बनाते हैं, आर कॉल्ड इंटीजर। अब काफ़ी बच्चों को यहाँ दिक्कत आएगी कि सर नेगेटिव नंबर्स क्या है, हमें नहीं पता है। फिलहाल हम 10th में आ चुके हैं, पर अब हमें ये भी नहीं पता है कि नेगेटिव नंबर्स क्या है, तो आप बता दो, ऐसा है क्या, सही में आपको नहीं पता? तो ठीक है, हो सकता है कुछ को नहीं पता होगा, आई नो। तो नेगेटिव नंबर्स देख लो क्या है। नेगेटिव नंबर्स देखोगे, साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स भी देख ही लोगे। और सर जीरो क्या है, वो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ बातें हैं जो आपको बता दूंगा। तो नोट करके लिखना है तो लिख सकते हो, नोट करने वाली बातें ही हैं। जैसे नॉर्मल आप नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5 6 etc, नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, देख रहे हो, हाँ सर। अब यही नॉर्मल नंबर के पीछे अगर हम माइनस का साइन लगा दें सब में, तो ये साइड नंबर्स क्या बन जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब सर पॉजिटिव नंबर्स क्या है, तो नेगेटिव साइन हटा दो, बन जाएगा पॉजिटिव। सर ये बातें हमें पता थी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हम सबके साथ, ऐसा है क्या, सही में? चलिए ठीक है। सर जीरो क्या है, तो सुन लो, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो एक जीरो इंटीजर है, ठीक है। तो जीरो इज नाइदर, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सर एग्जाम में आता है कि सर जीरो क्या है, तो आप बोलना जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट जीरो इज जीरो इंटीजर। जीरो क्या है, बस जीरो इंटीजर है, बस बात खत्म है। वो अलग ही दुनिया में है, अलग जगह है, ठीक ना। तो आई थिंक आपको इंटीजर्स क्या है सब समझ में आ गया होगा, डिनोट कैसे करते हैं, डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन का मतलब क्या है, सारी बातें अच्छे से समझ में आपको आ गई होंगी, ठीक है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर जो है हम लोग मूव करने वाले हैं अब कंपोजिट नंबर पे। किस पे सर, कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर को जनरली आप देखिएगा कि सी से ही डिनोट किया जाता है जनरली। हो सकता है कोई और लेटर से भी किया जा रहा हो, या तो नहीं भी किया जाता है, पर जनरली आप जो देखिएगा तो सर कंपोजिट नंबर सी से डिनोट होते हैं, ठीक है। हम लोग डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, हम लोग डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जी सर, कर लेते हैं। तो सर कंपोजिट नंबर क्या है, तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 2 से अधिक हो। मैंने क्या कहा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए, दो भी नहीं, 2 से अधिक, ठीक है। अगर फैक्टर 2 है तो प्राइम नंबर हो जाएगा, मैंने क्या कहा, 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक ना। ठीक है सर, तो ऐसा डिफिनेशन लिखेंगे, अ नंबर विच हैव विच हैव मोर देन मोर देन टू फैक्टर
ऐसे नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो आर कॉल्ड, इसी को बोलते हैं, हमारा प्यारा सा कंपोजिट नंबर। ठीक है जी सर। तो आई थिंक वो कंपोजिट नंबर क्या है समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स ले लें, तो हम एग्जांपल्स यहाँ बगल में ही ले लेते हैं इसका। सर हमने इसका एग्जांपल लिया, हाँ ये जो मैंने समझाया वो एग्जांपल ही है। अब अगर आप अलग से एग्जांपल लेना चाह रहे हो इंटीजर्स का, तो ऐसे ऐसे कर सकते हो, -3 -2 -1 0, फिर पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो जीरो के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर ही होता है। सर किसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट कि आपका लेफ्ट? तो गधे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा लेफ्ट देखो, जीरो के लेफ्ट में इधर। ठीक है, आप जहाँ बैठे हो आपके सामने अगर जीरो है तो लेफ्ट में ही देखना, वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका नेगेटिव नंबर्स। जीरो के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो बीच में खड़ा होता है एक तलवार की तरह। बाय द वे हम लोग उससे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सर कंपोजिट नंबर क्या है। तो आपने समझ लिया, एग्जांपल की बात कर ले तो दो से अधिक फैक्टर होना चाहिए। तो ठीक है, 4, ठीक है, 6, ठीक है, 8। ये सब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका दो से अधिक फैक्टर है। अगर आप 4 का फैक्टर निकालते हो, मैं अगर रफ में आपको बताऊं साइड में, 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 3, और सर खुद 4 भी होगा। ठीक है ना, तो देखो दो से अधिक फैक्टर आ गया ना, 3 फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही होगी। और सर हम लोगों ने कंपोजिट नंबर तक समझ लिया, अब बाकी है सर रैशनल, इरेशनल और रियल। ठीक है, 3 ही और बाकी हैं, तुरंत इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आखिरी के 3 नंबर है, डिस्कस करके उन्हें भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सर हमारा जो आखिरी, ये आखिरी का 3 है, तो नंबरिंग कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या नंबरिंग है, 1 2 3 4। हाँ मैं भूल गया हूँ, तो मैं स्टार बना के स्टार्ट करता हूँ रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू से। कैसे सर, क्यू से, बात तो समझ में आ रही है? हाँ जी सर समझ में आया। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो सर इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो अ नंबर, पहले डिफिनेशन लिख लो, फिर मैं क्या है कैसे है समझा देता हूँ। ठीक है जी सर। तो अ नंबर which is which is in the form of p अपॉन q, एक ऐसा नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में हो, where p and q are integers and q does not equals to 0। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो सर रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है। कहने का मतलब अट्टे बट्टे के फॉर्म में है, न्यूमरेटर भी होगा उसमें, डिनोमिनेटर भी होगा, मतलब वो नंबर एक फ्रैक्शन है। आप सीधा समझ सकते हो, मैंने p अपन क्यू लिखा जो कि फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो कि p अपन क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे ऊपर वाला नंबर p और नीचे नंबर q, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, और एक शर्त और है, इंटीजर्स तो होने चाहिए, और नीचे वाला जो है हमारा q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है। समझ गए क्या शर्त है रैशनल नंबर होने का? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में होना चाहिए। हाँ सर ठीक है, फ्रैक्शन में होगा। सेकंड शर्त है ऊपर नीचे दोनों, पी और क्यू दोनों, ये ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। हाँ सर ठीक है, हो जाएंगे। तीसरा शर्त है, तीसरा शर्त है नीचे वाला जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और आपको पहचानने हैं कि इसमें सर रैशनल कौन है और सर इरेशनल कौन है। ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, आपको पहचानना है, ये एग्जाम्पल नहीं है। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा बस कौन सा है कौन सा नहीं, इतना पहचानो। ठीक है जी सर ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, शर्ट्स को देखते हुए चलेंगे कि फ्रैक्शन होना चाहिए। हाँ सर, सारे के सारे फ्रैक्शंस में, पहले इस पे ही ध्यान देते हैं, मेजर हमारा ये है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में, हाँ सर फ्रैक्शन में है। क्या ऊपर नीचे दूसरा शर्त, क्या ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं? तो मैंने आपको बताया था जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं
जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जीरो के साथ वाले, वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो क्या ये रूट टू ऊपर वाला इंटीजर है? तो नहीं सर, ऐसा आपने नहीं बताया कि रूट के अंदर वाला भी चीज इंटीजर होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक शर्त को क्या फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो ये क्या रैशनल नंबर होगा? नहीं सर, ये सर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसमें कांटा लगा दो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड नंबर के ऊपर में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ये फ्रैक्शन में? हाँ सर, फ्रैक्शन में भी है। क्या ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स हैं? हाँ सर, दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हैं। और सर क्या नीचे वाला जीरो है? नहीं, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, नीचे वाला जीरो नहीं है, टू है, जीरो कहाँ से होगा? तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन में है? हाँ सर है। ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं? हाँ सर है। और नीचे वाला जीरो भी नहीं है, पाँच है, तो मतलब ये भी इंटीजर्स हैं, ठीक है जी सर। इसको ऐसे लेते हैं। सर क्या ऊपर नीचे इंटीजर्स हैं? हाँ सर, इंटीजर्स हैं। देखो, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर्स होता है, मैंने कहा था। तो ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है सर। फ्रैक्शन में भी है, और नीचे वाला जीरो के बराबर भी नहीं है, छः है, ठीक है। जीरो होता तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। छः है तो मतलब ये भी रैशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो मैं इसको रब करता हूँ फालतू चीज़ को, और आपको एग्जाम्पल यहीं पे चिपका देता हूँ। इस तरह एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। और एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल 22/7 मैं बताऊंगा कि 22/7 कैसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आगे जाके, ठीक है। सबसे पहले आप लोग रैशनल नंबर समझ गए होंगे, ठीक है सर। हम लोग नेक्स्ट मूव कर लेते हैं इरेशनल नंबर पे। अब इरेशनल नंबर जो है रैशनल नंबर का भाई है, पर उसके पूरा अपोजिट, उसके पूरे अपोजिट। अब इरेशनल नंबर्स की इरेशनल नंबर्स को डिनोट करने की बात आती है, तो हम लोग सर इरेशनल नंबर को दो चीज़ से डिनोट करते हैं, दो लेटर से। काफ़ी बुक में आपको दिख जाएगा क्यू डैश से, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्यू लिखा है, यहाँ पे मैंने क्यू डैश लिखा है, तो अंतर समझो कि सर इरेशनल नंबर्स को या तो क्यू डैश से डिनोट करेंगे, या तो पी से डिनोट करेंगे। काफ़ी कम बुक में ही दिखेगा आपको पी, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो सर इरेशनल नंबर्स की डिफिनेशन क्या है? सेम इसका उल्टा है। तो अ नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आपको शर्त पता ही है, ब्रैकेट में शर्त भी अगर चिपकाना है तो हाँ चिपका सकते हो डिफिनेशन में। वेयर फलाना चिलाना, मतलब कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट डिस्कस टू जीरो, वगैरह वगैरह, ये चिपकाना है, चिपका सकते हो। ये डिफिनेशन है हमारा। ऐसे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। रेशनल क्या था? होने चाहिए। इरेशनल क्या है? नहीं होने चाहिए। तो वैसे नंबर हमारे क्या कहला जाएंगे सर? इरेशनल नंबर कहला जाएंगे, ठीक है जी सर, ठीक है। और ये सर्च को भी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं कुछ भी होना चाहिए। रेशनल का ठीक अपोजिट है इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा सर कि सर किस पे चर्चा हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा था 22/7 फेमस एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का। और सर आपको 22/7 सुन के एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि सर 22/7 पाई का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, अप्रॉक्स वैल्यू। तो हाँ सर, ठीक है। तो पाई जो खुद है, पाई पाई जो खुद है वो सर इरेशनल नंबर है। बट इसका जो वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7, वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है सर। और रूट के अंदर जितने भी नंबर्स हो जाएंगे सारे के सारे आपको इरेशनल नंबर होंगे। √3, √5, √6 वगैरह वगैरह, ठीक है। etc मंगा लाते, ठीक है, ठीक है। तो सर रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। आखिरी ही नंबर है, एक रियल नंबर है, जो कि सबका हेड है। सबसे पहले मैंने वही चार्ट पे बताया था और वही आखिरी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसे लिखने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग रियल नंबर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिख लिया होगा। तुरंत हम लोग मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की ओर, क्योंकि हमारा आखिरी नंबर भी बोल सकते हो आप सर, रियल नंबर। रियल नंबर, मैं इस बार पूरे के पूरे NUMBER लिख रहा हूँ, NO डॉट के जगह, क्योंकि ये थोड़े महान नंबर हैं जिनमें सारे के सारे नंबर समाये हुए हैं। हाँ सर, रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो जहाँ भी देख लेना कैपिटल R बराबर कुछ लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो जो नंबर है वो सर रियल नंबर्स होगा। सही बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है सर। रियल नंबर, ठीक है। तो अ कलेक्शन ऑफ, ये सी है बच्चे, सी, थोड़ा गैदरिंग हो गया था। अ कलेक्शन ऑफ रैशनल
एंड इरेशनल number are called real number। आप देखो कि इससे रियल नंबर क्या है। तो आपने सारे नंबर्स पढ़ा अभी, नेचुरल हो चाहे इवन हो, कंपोजिट, इंटीजर्स या प्राइम, साइड जितने नंबर्स पे आप पढ़ रहे हो, और इस चैप्टर में जितने पढ़े आप, रेशनल पढ़ा आपने, फिर रेशनल नहीं पढ़ा, तो सर रियल नंबर की तभी बात आती है तो जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी आपको इरेशनल नंबर है, सब के सब मिल के साथ में जब हम लोग एग्जाम्पल लिख दें तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सर, रियल नंबर हो जाएंगे। मतलब कि सर रियल नंबर का बच्चे लोग हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल हो, सारे के सारे। ठीक है जी हाँ सर, ठीक है। एक और इसका डेफिनेशन है, आप चाहे तो वो भी प्रीफर कर सकते हैं, तो लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है कि अ नंबर विच इज ड्रॉ drawn on a number line, एक ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे ड्रॉन होता है, मतलब कि उस पे उसको ड्रॉ किया जाता है, आर कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि सर नंबर लाइन पे आ जाए उसको बोलते हैं सर रियल नंबर। कहने का मतलब इसमें एक वर्ड आ गया नंबर लाइन, और आप लोग पता है, आपको पता ही होगा कि सर नंबर लाइन क्या है। नहीं पता हो तो एक सेकंड लगेगा, देख लो नंबर लाइन। ठीक है, आपने ऐसे तो देखा होगा क्लास 5 6 7, जब भी आप लोग देखे होगा तो वैसे तो 6 क्लास से पहले ही आ जाता है। ठीक है, बीच में हमारा जीरो होता है, जैसा कि मैंने कहा था कि जीरो के लेफ्ट साइड में आपको जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव्स होते हैं सर। ठीक है, और सर जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, पॉजिटिव होते हैं। जीरो के राइट साइड में जहाँ तक भी इन्फिनिट तक नंबर जाएगा सब के सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और सर जीरो के लेफ्ट साइड में जहाँ तक नंबर जाएगा सारे के सारे क्या होते हैं सर, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। हाँ सर, तो यही हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है सर, जी सर। तो ऐसे नंबर्स जो कि सर आपको नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकते हैं उसी को बोलते हैं रियल नंबर। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आता है तो ये समझ लो कि जो भी रेशनल नंबर है, सारे के सारे रेशनल नंबर, सारे सारे इरेशनल नंबर समूह, उसका समूह ही क्या कहलाता है सर, रियल नंबर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा होने वाला है। कहाँ लिख दूँ मैं एग्जाम्पल, बताइए। ये छोटू सी जगह में लिख दूँ, क्या बोलते तुम लोग। तो सर यहाँ पे आपने कहा कि इरेशनल नंबर भी चलेगा, हाँ चलेगा बच्चे। रेशनल भी चलेगा, हाँ चलेगा। सारा नंबर्स चलेगा इसमें। अब मैं आपको एक दो बातें हैं जो समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ तक एग्जाम्पल लग के एटीसी मार दो, ख़त्म करो। नोट में एक दो बातें हैं वो समझ लो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि -2 रेशनल नंबर है कि नहीं तो आप क्या कहोगे। मुझे वहीं समझा देना चाहिए था जहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर समझा था, तो कोई बात नहीं, अब समझ लो, देर नहीं हुई है। कि सर कोई आपसे पूछे कि -2 रेशनल नंबर है कि नहीं तो आप क्या बोलोगे। तो सर आप -2 को लिख सकते हो ना, -2/1 ऐसे लिख सकते हो। कोई कुछ कहेगा नहीं सर, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब शर्त मैच कर लेते हैं, जो भी हमारा रेशनल नंबर का शर्त है उन्हें हम क्या करते हैं सर, मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऊपर नीचे दोनों का दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ सर दोनों का दोनों इंटीजर्स है। क्या नीचे वाला जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, तो नीचे वाला जीरो है, नहीं सर नहीं है, 1 है, क्या बात कर रहे हो। इसी के लिए ये नंबर्स क्या आ जाएगा सर हमारा, बोलो बोलो भाई, रास्ता नंबर हो जाएंगे। तो मतलब जो भी नेचुरल नंबर है हमारा सबका सब बट्टे एक कर दोगे, क्योंकि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, आपसे पूछे रसन है कि नहीं तो बोलना हाँ है, क्योंकि अपॉन में हम लोग 1 लगा देते हैं। ठीक है, सबके नीचे में एक होता ही है पर दिखता नहीं आपको, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं भी दिखना बहुत जरूरी हूँ। ठीक है हाँ सर, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें समझ में आ गई होगी। कुछ वैल्यू हैं जो मैं कब से उतावला हूँ आपको बताने के लिए, तो आप लोग देख लो। सर पाई की वैल्यू आपको पता है, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, और हम लोग सर डेसिमल की बात करते हैं, जब भी पाई की वैल्यू हमको डेसिमल में लेना हो तो 3.1416 ले लेंगे। बहरहाल आपको जब भी पाई का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, मतलब कि सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि सर पाई की वैल्यू आपको या तो डेसिमल में लेना है तो क्या करना, फ्रैक्शन में लेना है, वो क्वेश्चन पे छोड़ दीजिए, आप बस वैल्यू समझ लीजिए। ये एक्यूरेट वैल्यू है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है सर, √2 का वैल्यू 1.414 है, काफ़ी जगह यूज होगा। सर √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ये भी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है सर, ओके। अब
कुछ नोट करने वाली बातें और हैं इस चैप्टर में, तो जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तुरंत आप लोग क्या करने थे, लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब तुरंत हम लोग मूव कर लेते हैं, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप नोट के फॉर्म में से कॉपी पर चिपका सकते हो, ठीक है सर, चिपका सकते मतलब लिख सकते हो, इतना भी नहीं पता है क्या 10 में तुम आ गए जी। तो सर क्या है वो बातें कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड irrational number is always irrational। सर ये क्या लिख रहे हो आप, और ये क्या लिख दिया आपने। तो मैंने क्या कहा कि आप इससे देख सकते हो, ऊपर में लिखा हुआ है, या तो समझ सकते हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो। सर भाषण मत दीजिए, पढ़ाई आ गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो भी आप कभी भी एक रेशनल नंबर को उठाओ और एक इरेशनल नंबर को उठाओ और उसका सम कर दो या डिफरेंस कर दो, तो आप ये देखोगे कि जो हमेशा जो प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब जो आंसर आ रहा है आपका, वो हमेशा सर इरेशनल नंबर ही होगा। कभी भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ही लेके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं एक रेशनल नंबर को उठा रहा हूँ, जैसे टू टू एक रेशनल नंबर है, पता है ना कैसे है। अब जस्ट मैंने पिछले साइड पे बताया है, ठीक है, कि टू को टू अपन वन लिख सकते हैं, तो हाँ वो एक रेशनल नंबर है। उसको मैंने ऐड किया एक इरेशनल नंबर के साथ जो कि रूट टू है। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो यही सोल्यूशन ही है, ठीक है। तो देखो ये हमेशा क्या होगा सर, एक इरेशनल नंबर ही पाया जाएगा, ठीक है। ठीक। तो सेकंड नोट करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नॉन जीरो रेशनल नॉन जीरो रेशनल। अब एक बात और, कि आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि जीरो एक रेशनल नंबर है कि नहीं, बताओ। तो क्या करोगे, हाँ सर ये एक रेशनल नंबर है, कैसे है। तो जीरो को जीरो पर वन लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। अब ऊपर नीचे देखो, दोनों को दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ सर दोनों के दोनों क्या है, दोनों को दोनों इंटीजर्स है, हमको दिख रहा है। अब शर्त में ऐसा था कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर में हो चलेगा, ऊपर में हो चलेगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि वन है तो सही है। तो क्या है सर, एक रेशनल नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में भी है और नीचे वाला जीरो नहीं है, एक है, ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो नहीं लेना, नॉन जीरो होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज। अगर मैं नॉन जीरो नहीं लिखता तो ये मैं ऑलवेज भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज। अरे तेरी कितना बार एक ही चीज को, इज ऑलवेज, सॉरी, इरेशनल, ठीक है। मतलब आप एक रेशनल नंबर उठाते हो और एक, सॉरी, आप एक इरेशनल नंबर को उठाते हो और एक नॉन जीरो रेशनल नंबर को उठाते हो, उसका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आएगा। सर कहने का मतलब क्या है आपका, सीधी बात, नो बकवास, सीधा बताइए सर, घुमा फिरा के नहीं। यहाँ पे जिलेबी नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है, नोट्स, ठीक है। तो देखें, जब हम एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि जैसे कि टू ले लें, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए एक इरेशनल नंबर के साथ, जैसे रूट टू, तो जो हमारा आंसर आएगा टू रूट टू, सर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। कुछ और एग्जांपल ले लें, हम फोर को इंटू करेंगे रूट टू के साथ, तो सर आंसर के मतलब इंटू करेंगे तो फोर रूट टू ही हमारा सर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ गुणा मिलाते हो, प्रोडक्ट मिलाते हो, तो हमेशा क्या करता है कि रेशनल नंबर ही देता है। बिहार शर्त एक है कि वो नंबर जो आप रेशनल नंबर ले रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो बात खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, जीरो नहीं लेना है, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आपने गलती से भी जीरो ले लिया और उसको रेशनल नंबर के साथ गुणा कर दिया, तो सर ये केस में जीरो आ जाएगा, और जीरो एक रेशनल नंबर है, तो एक्सेप्शन कर सकते हो। वैसे तो आपने नाम तो सुना ही होगा, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। अभी नहीं सुना बच्चे तो आगे जाओगे 11th ट्वेल्थ में तो पक्का सुनोगे।
दिमाग की बैंड बज जाएगी आपकी। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो छोटा मोटा आ रहा है, मैंने कहा नॉन जीरो लेना है। अगर जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा, और जीरो का रेशनल नंबर है, तो इसलिए मैं ऑलवेज नहीं लगा पाता, इसलिए मैंने क्या कहा नॉन जीरो लेना है हमेशा, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और इसी के साथ हम लोग नोट भी लिख लिया। अब हम लोग मूव करने वाले हैं कि सर किसी भी नंबर, अगर हम कोई नंबर दिया हो तो उसका प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। और मैं जो भी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ वो सब बोर्ड एग्जाम में इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है जी सर। ठीक है सर, अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आता भी है, ठीक ना। और ये जो मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं ये इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं 429 ऐसा आ जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालने से पहले एक वर्ड लिख लोगे यहाँ पे, या तो एक लाइन लिख लोगे कि सर प्राइम फैक्टर फैक्टर ऑफ 429। और सर उसके बगल में या नीचे में 429 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सर, छोटा सा छोटा अंक जिससे ये डिविजिबल हो जाए, तो सर वो 3 है। 3 निकाल 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब लगाएंगे सर 4 5 6, अब डायरेक्ट 11 से लगेगा, 11 11 11 से 33। अब 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 13 3 लगेगा एक मरतबा, ठीक है। तो ये हो गया। आप इसको क्या करोगे, उठा के यहाँ रखोगे, तो 429 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 3 11 और 13। तो 3 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में सर 13, यही हमारा सर आंसर हो गया। आई थिंक ये बातें समझ में आती है और ये बहुत इजी है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे क्लास में 7 8 9 सब में पूछा जा चुका है, ठीक है। और आशा करते हैं आपको आता भी होगा सर। सेकंड नंबर की तरफ मूव कर लेते हैं। तो ये क्या मैं HW दे दूँ या सॉल्व करके दिखा दूँ, तो सर सॉल्व कर ही कर दीजिए, ठीक है। 5005। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है प्राइम फैक्टर, जैसा कि मैंने सिखाया है आपको। प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 ऐसा एक लाइन लिखोगे। फिर जहाँ पे बगल में या आगे कहीं पे भी उसका प्राइम फैक्टर क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने नीचे निकाला, तो 5 से लगाओ, 1 5 1 5 0 0 5 1 5। अब क्या कौन से लगेगा सर, अब वही देखिए 7 से लगेगा, देखते हैं 7 से लगा के। 7 7 30 चौके 28, 28 2 1 3 13। अब सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, उतना नीचे मत जाना बस। 143 कौन चीज़ से लगेगा, 11 से लगेगा 13 मरतबे, और फिर 13 एकान 13। यहाँ तक दिख रहा है, ऐसा करते वहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ तो दिख रहा है। तो यही है इसका प्राइम फैक्टर। तो लिखेंगे, इसको उठा के यहाँ पटकेंगे, 5 7 11 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो सर ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया ये नंबर का। आई थिंक आपको प्राइम फैक्टर निकालना आ गया होगा, तो आ गया है तो एक घर से सवाल करके लाना, 140 का निकाल लेना। ये नहीं आया है बोर्ड एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पर निकालना, इसके बाद प्रैक्टिस बनेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं निकालना है तो अपने आधे सवाल का बुक खोलो या तो NCERT का बुक खोलो, वहाँ पर ढेर सारे सवाल आपको दिखेंगे प्राइम फैक्टर निकालने के, उनको निकालो और रिवाइज करो और क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा जो भी मैंने बताया है इससे पिछले वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो सर आप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर आपके बुक में एक नन्हा सा प्यारा सा एक अच्छा सा थ्योरम है, थ्योरम 1.1, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये पढ़ने की क्या फ़ायदा है, और सर ये क्यों हमें बताया जा रहा है वो समझ लो, ये क्या कहना क्या जा रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बोल बोल क्या रहा है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड करने का मतलब फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड प्राइम नंबर, प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर से है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ये तो इंग्लिश का भाषा हो गया, अब मैथ की भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर, सर 12 लेते हैं, ठीक है, 9 लेते हैं, ठीक है, एक और ले लो 16। इस सब का पहले प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। करते हैं बारी बारी से, 12 का कर लेते हैं, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 गुने 3, क्या आ गया बच्चे, 2 गुने 3। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो दो दो बार है तो 2 का स्क्वायर, अगर 2 4 बार रहता तो 2 का पावर 4 दे देते, गुने 3 है गुने 3 रखो। ये आ गया फर्स्ट का प्राइम फैक्टर। सेकंड 9 का निकाल लेते हैं हम लोग, 3 तिया 9, 3 एकान 3, मतलब सर 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 लिखा है ना, 3 2 बार है मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 थर्ड 16, 16 निकालेंगे, 2 से 4, सॉरी माफ़ कर दीजिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 कितना बार है, 4 बार है, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ये,
तो आप देख रहे हो कि जब जब मैंने कंपोजिट नंबर लिया और उसका प्राइम फैक्टर निकाला, जब जब मैंने कंपोजिट नंबर लिया और उसका प्राइम फैक्टर निकाला, तो सारे के सारे ऑर्डर जो हैं वो भी डिफरेंट है और सारे के सारे नंबर सेम होंगे लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो। कहने का मतलब 2 का पावर 2 गुने 3 कोई और दुनिया जहाँ में दूसरा नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। और आप जो भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो सारे प्राइम नंबर्स ही आएंगे, वो और कोई नंबर्स नहीं। तो अब देखो, क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ सर है। 3 प्राइम नंबर? हाँ सर है। अब कोई भी कंपोजिट नंबर का आप जब भी प्राइम फैक्टर निकालोगे तो सारे प्राइम नंबर्स के ही प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिखेंगे और सारे के सारे अलग होंगे, ऐसा नहीं कि सेम होंगे, और उनका ऑर्डर भी अलग होगा। ठीक है, जैसे कि इसका ऑर्डर 2 का पावर 2 गुने 3 है, तो ऐसा जो ऑर्डर हो किसी और नंबर का प्राइम फैक्टर का नहीं हो सकता। 3 का पावर 2 जो ऑर्डर है वो किसी भी और नंबर का प्राइम फैक्टर का नहीं हो सकता सर। इसीलिए ये थोड़ा हमें यही समझा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये रफ पार्ट में यहाँ से रफ कर दूँ, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है सर। ठीक है सर, आप लोगों ने वहाँ तक लिख लिया और कहाँ तक सर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कैसे है। अब सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। आपने पहले ये जाना कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। अब सर ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो देख लें। ठीक है, तो सर इसका फर्स्ट एप्लीकेशन आपके सामने है कि वी कैन यूज़ इट टू प्रूव irrationality ऑफ अ नंबर। ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने में। आगे आएगा सवाल, सब आएगा जब मैं आगे बढ़ूंगा इस चैप्टर में। तो अब आगे सवाल आएगा कि प्रूफ करो रूट टू एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। वहाँ पे इसका यूज होगा किसका सर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें तो ये प्रूफ में यूज आता है, रूट टू के, रूट थ्री के, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रूफ में ये यूज आएगा। ठीक है, सेकेंड ये यूज आता है आपको, देखें, वी कैन यूज इट टू प्रूव whether whether a rational number is we can use it to find, यहाँ प्रूफ का जगह फाइंड दीजिए, to find whether a rational number is terminating and non terminating repeating। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं किसका सर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, ये फाइंड करने में कि जो एक रेशनल नंबर है ना, अगर उसका डेसिमल फॉर्म आपको दे दिया हो, एक रेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म अगर आपको दे दिया हो, तो ये फाइंड करने में कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सर ये सब वर्ड जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये क्या है। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं बताने वाला हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे करते, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, कि मतलब कितने टाइप हैं वो सारे, तब आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल एनसीईआरटी जो है या सिलेबस से हटा दिया गया है कि सर ये नंबर्स जो कि दिए रहते हैं डेसिमल में, और आपको कहना होता है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वाले हटा दिए क्वेश्चन सब, बहुत कम एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है। ठीक है, बहरहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग दो चीज़ में इसका यूज़ करते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूँ मैं आपको, एग्जांपल कैसे लूँगा, क्योंकि आपको अभी तक अगर ये नहीं पता होगा कि सर एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, तो मैं एग्जांपल नहीं ले सकता। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जब भी आपको चलूँगा, ठीक है, अभी हम लोग मूव करने वाले हैं तो हम वहाँ पर बताऊँगा कि सर कैसे एक रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या जो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो बहरहाल हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्या नहीं हमारा, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने वहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि आपको शायद नहीं पता होगा या तो आप पढ़े होगे तो पता होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो देख लो, एक छोटा सा झलक देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा डेसिमल, तो देखो कुछ ऐसा है। हम लोग मेनली तीन टाइप के डेसिमल पढ़ने वाले हैं। कितने सर? तीन टाइप के। ये पहला,
दूसरा और तीसरा, ठीक है। फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट नाम है उसका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं डीई शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको लॉन्ग में लिखना है, ठीक है जी सर, ठीक है सर। लॉन्ग का मतलब पूरा डेसिमल एक्सपेंशन का पूरा वर्ड जो कि लिखते हो, ठीक ना? तो ठीक है सर, फर्स्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले नाम देख लो, फिर उस नाम के क्या मायने हैं मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। और सेकंड वन की बातें कर लें तो वो हो जाएगा सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। सर इसमें या क्यों लगाएं आप? तो काफी बुक में लिखा रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और काफी बुक में लिखा रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम चीज है, ठीक है जी सर, ठीक है। सर थर्ड क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड है सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फिर से, रिपीटिंग भी लिखा हो सकता है या रेकरिंग भी लिखा हो सकता है, ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। तो सर फर्स्ट ये रहा हमारा, सेकंड ये रहा हमारा, थर्ड ये रहा हमारा। अब इसके मायने क्या क्या हैं वो समझ लिया आप। एग्जाम्पल की बातें कर ले हम कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पहचानेंगे हम लोग कि सर ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब कि जैसे दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और एक समय के बाद डिवाइड खत्म हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूँ तो जैसे कि आप दो नंबर को डिवाइड दे रहे हो और डिवाइड आपका डेसिमल में जा रहा है, और एक समय आया जो 6.25, यहाँ पे जाके वो नंबर पूरा पूरी कट गया, खत्म हो गया। तो ऐसे टाइप ऑफ डेसिमल जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, वैसे टाइप ऑफ डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं और एग्जांपल लूँ तो 7.295 कुछ हुआ कि यहाँ तक गया फिर खत्म हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, जैसे यार लिखा हुआ है, से 2 5 ज़ा 10 हो गया, 1 कट गया, पॉइंट दोगे 0 उतारोगे, फिर 2 5 ज़ा 10। तो ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि एक समय के बाद खत्म हो गया, मतलब कि नीचे में अंडा आ गया, जीरो आ गया। तो दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और भी आप अपने से ले सकते हो, ठीक है, फर्दर एग्जांपल्स। हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लें सर कि नॉन टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेट लिखा हुआ था तो खत्म हो जा रहा था डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नीचे में भी लिखा है रिपीटिंग, पर वो रिपीट कर रहा है। गौर से सुनिए, वो खत्म नहीं हो रहा है पर वो रिपीट कर रहा है। ऐसा कहने का मतलब क्या है आपका? मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो 2.256, फिर 256, फिर 256, ऐसे ही अनंत तक चलते जा रहा है। तो क्या है ना, आपको ऐसे ना लिख के, पहले ऐसे भी लिख सकता था, पर क्या किया, धीरे धीरे वो आप ऐसे भी लिखें, या तो जो चीज़ रिपीट कर रहा है उसके ऊपर में लाइन ब्रैकेट दे दें या तो बार दे दें, नाम सेम है, ठीक है। हम ऐसे लिखें चाहे तो सर 2.256 देखिए, जो रिपीट करता है ना उसके ऊपर में एक लाइन ब्रैकेट दे देंगे, तो वो लाइन ब्रैकेट ये शो करता है कि हाँ सर, ये जो हमारा डिजिट है बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बरोबर है। तो ये क्या है ना कि देखो ना, खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग मतलब रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट कर रहा है। तो ये दोनों जो आप कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, 6.2579, इसके बाद रिपीट करेगा मतलब इतना आएगा, फिर से यहाँ से आएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। अब सर ये एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल कैसे लोगे? तो नाम समझो, नाम से ही सारा की बात क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या है ना, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है मतलब ना ही खत्म हो रहा है, और ना ही रिपीट कर रहा है, मतलब अलग है, मतलब अलग ही नंबर आता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँ तो 0.10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐसे ही करके चलता चलेगा। मेरा बोर्ड खत्म हो गया पर ये नंबर नहीं खत्म होंगे, देखिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और ना ही नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो देख के बताओ क्या रिपीट करता है? देखो 1 0 है, फिर 1 के बाद डबल 0 आ गया, फिर 1 के बाद 3 को 0 आ गया, मतलब सर ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, ना ही खत्म हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई थिंक इतना समझाना काफ़ी होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और मैं ले लो अपने से, तो 6.25 255 2555 ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या तो नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, रिपीटिंग और रेकरिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम बातें हैं, बस अलग अलग नाम है।
जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा, पर है तो एक ही पर्सन आप, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने है। अब इन 3 टाइप में क्या है ना कि ये जो आपको जो टाइप दिख रहा है, ये दोनों टाइप, इतना देखो, उसको छोड़ो, ये दोनों टाइप देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दोनों जो है वो आपको रेशनल नंबर में लाइक करते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर है, सही है ना। मतलब कि रेशनल नंबर कैसे है, ये तो पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो आगे तो सुन लो, ये रेशनल नंबर है बट इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कि कोई भी आप अगर रेशनल नंबर उठाते हो और उसको डिवाइड करते हो तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो ये रेशनल नंबर है बट इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, आई थिंक बात समझ में आ रही है। और जो बचा हुआ हमारा थर्ड है, ये सर किस चीज़ में लाइक करता है, ये लाइक करता है इरेशनल नंबर, किसमें, ये सारे नंबर्स मैंने पढ़ाया है इससे पीछे, थोड़ा सा बैक करोगे वीडियो को, आपको सारे नंबर्स दिख जाएंगे अभी मैंने जो पढ़ाया है। ठीक है, इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, कहने का मतलब है आप कोई भी इरेशनल नंबर को उठाते हो और उसका डिवाइड करते हो तो आपको ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही खत्म हो रहा है, या नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट करता है। जैसे कि आप जो पाई का वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है वो ना ही रिपीट करता है ना ही वो खत्म होता है, तो उसकी पाई की वैल्यू के ऊपर इतना मोटा बुक आता है, ठीक है, इतना मोटा। अब पाई का वैल्यू आपको याद करना है तो याद करो 10 लाख तक, 5 लाख तक, जहाँ तक याद करना है, 10,000 20,000 जहाँ तक याद करना है याद करो। ठीक है, और कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। तो वही बात है, ना ही रिपीट करता है ना ही खत्म हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज लाई इन द इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। आई थिंक ये तो तीनों बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी, तो अब डेसिमल आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है, तो नंबर्स देख के पहचान जाओगे कि सर वो रेशनल नंबर में लाइक करता है या इरेशनल नंबर में। वैसे बहरहाल इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा अभी तो आपके मतलब मेरे पीछे है, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया बेहतरीन तरीके से, हाँ सर लिख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो देखो एक कॉन्सेप्ट बाकी रह गया है, अब एक नया अभी तो अनेकों को है वैसे, तो अब यहाँ देखो कि सर इसमें ये चैप्टर में चर्चा है एचसीएफ का। मैं एचसीएफ की फुल फॉर्म की बात करूँ तो सबको आता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जी हाँ सर, समझ में आ गया। इसके कुछ मायने हैं, मैं मायने बताऊंगा आपको। सेकंड आता है सर एलसीएम, पता है आप सबको, इसका भी फुल फॉर्म पता होगा, लिस्ट, या तो काफी लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं लिस्ट, बोलते हैं कितने आदमी लोएस्ट बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, ये तो फिक्स है। ठीक है, अब इनके मायने क्या है, आप मायने पे गौर करें, नाम तो पता ही होगा आपको फिक्स है, पर इनके मायने क्या है सर, मायने जान के भी क्या करेंगे हम लोग, तो सवाल में सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये मायने। ठीक है, तो देखो एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर in each common multiple common factor involving in the number। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर, या तो स्मॉलेस्ट पावर भी आप बोल सकते हो, लोएस्ट बोलो या तो स्मॉलेस्ट बोलो, जिसको जोन सी भाषा समझ में आती है वैसा समझो। प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर या तो स्मॉलेस्ट पावर इन ईच काउंट प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग इन द नंबर। सर इसका मतलब क्या है, मतलब जस्ट बताऊंगा एक एग्जांपल लेके, अभी पहले आप ये एलसीएम की मायने समझ लो, इसका डिफरेंस क्या। तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन each factor involving in the number। कुछ ज़्यादा बेहतरीन एंड नहीं बन गया था क्या, नंबर।
ठीक है। आपसे इसका मतलब क्या है वो मतलब समझने पे आप ध्यान दें। एक सवाल ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, फिर इसका मतलब क्या है हम लोग मतलब ही तुरंत समझ लेंगे। ठीक है, सवाल है 26 एंड 91। क्या करना है इसका? इसका आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। अगर आपको ये मायने पता होंगे तो ये एचसीएफ एलसीएम निकालने में आपको सहायता मिलेगी। जैसे कि हम लिखा हुआ है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर इन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है, पता है आपको? तो ठीक है, जगह अगर होगा तो मैं नीचे बताऊँ, नहीं तो ऊपर साइड में भी है। ठीक है, तो पहले तो सर एक लाइन लिखना पड़ता है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 26 यहाँ लिख लेंगे हम लोग। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 91 हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, 26 का पहले प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। 13 और 31 क्या आ गया सर? 2 इंटू में 13। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अब 91 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर क्या किससे लगावे? 7 से लगा 1 3 13 1 7 इंटू 13 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। जो भी रफ पार्ट है उसको आप एक सेकेंड रफ कर सकते हो। ये रफ पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जब भी आपको एच सी एफ और एल सी एम निकालने के लिए कहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ता है जो भी नंबर दिया हुआ है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एच सी एफ। अब एच सी एफ कैसे निकालेंगे? अगर मायने आपको याद हैं तो एच सी एफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मायने क्या करता है आपने अभी तक समझाया नहीं, बस लिख के तभी से बता रहे हो। आप समझाऊंगा, आप समझाऊंगा, कब समझाओगे? अभी समझाएंगे। क्या है ना कि आप इसमें देखो, मतलब समझो। फिर प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर इन इच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल एच सी एफ निकालने के लिए पहले कॉमन निकालना पड़ता है। कॉमन क्या है? ठीक है, तो एक सेकेंड। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कॉमन ये है, एचसीएफ बोलता है जो भी कॉमन फैक्टर आया है, मतलब कि जो इस नंबर में भी लाई करता है और इस नंबर का भी फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, कॉमन फैक्टर निकालो। हाँ, अब उसमें से चेक करो कि लोएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है। मतलब सर इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। फिलहाल तो सेम है तो वही लिखा जाएगा। बट जब ऐसे रहता कि 2 का पावर 4 और नीचे में 2 का पावर 6, तब क्योंकि दोनों टू टू नंबर सेम है तो कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते सर लोएस्ट पावर कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन तो है 2, पर इसमें लोएस्ट पावर और स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है वो बताना है। तो सर लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 का पावर 4 है तो आंसर 2 का पावर 4 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जितना भी आता है 2 का 4 कितना होता है आप वहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो बात वही करता है कि एच सी एफ करता है कि लोएस्ट पावर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकालो, फिर देखो कौन से नंबर का लोएस्ट पावर है वो लिख दो। तो यहाँ पे तो सेम ही है, बात तो बरोबर है, तो तेरा आंसर हो जाएगा। फिर एलसीएम की बात करें हम लोग, तो सर एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम के मायने क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन ईच फैक्टर इन नंबर। ये जो फैक्टर में जितने भी नंबर है सारे के सारे नंबर्स, ये फैक्टर्स में जितने भी नंबर्स है सारे के सारे नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर है वही चूज कर लेना है। तो क्या 2 इस फैक्टर में कहीं और है? सर नहीं, तो उसका पावर भी ये अकेला है तो बेचारा अकेला ही लिखाएगा। इंटू 7 कहीं पे है? सर नहीं, अकेला है तो अकेला ही लिखाएगा। गुने 13 है? हाँ सर 2 जगह है, पर 2 जगह है पर दोनों में चेक करना है कि अधिक पावर वाला नंबर कौन सा है। तो सर सेम ही है, अधिक वाला नंबर हमको लिखना होता है, लेकिन क्योंकि सेम है तो हम वही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 14 13 182 दिख रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है। तो ये हमारा एच सी एफ होगा, ये एल सी एम हो गया। अगर ये बातें आपको पता होंगी तो ये तुरंत निकल जाएगा एच सी एफ एल सी एम। और ठीक है, एक नोट करने वाली बातें हैं जो मैं चाहता हूँ यहीं पे बता दूँ। ठीक है, यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना के मैं बताता हूँ, इसको अलग से लिख लेना आप लोग। एक टर्म होता है कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सर वो जो 2 नंबर दिया सॉरी सॉरी, वो जो 2 नंबर दिए हैं जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो, उनका प्रोडक्ट जब करोगे आप तो एलसीएम मतलब एचसीएफ जितना आया है और एलसीएम जितना है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी चेक करने के लिए बोल देता है सवाल में। अगर मान लेते हैं ये सवाल में ऐसा भी बोल देता कि चेक करो कि हाँ ये
ये जो हमारा प्रॉपर्टी है फॉलो करता है, तो हमको चेक करना पड़ता है। और चेक कैसे करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे एच सी एफ गुने एल सी एम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको लॉन्ग फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, एच सी एफ कितना है, एच सी एफ 13 आया, ठीक है, गुने एलसीएम कितना है 182 आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर कौन से थे जिनका हमने एस फाइल से निकाला, सर वो दो नंबर थे 26 एंड 91, 26 एंड 91। दिख रहा है साफ साफ, सबको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब जब भी इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा 2366, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। 13 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 आपको आएगा, ठीक है। अब जब आप 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 2366 नंबर देखने को मिलेगा। और जब ये दोनों नंबर बराबर है तो समझ लेना आपका एलसीएम और एचसीएफ भी बराबर है। ये वेरीफाई करने का तरीका होता है, ठीक है। तो सवाल में ऐसे भी पूछता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एचसीएफ और एलसीएम निकालें, देन उसको वेरीफाई करके भी दिखा दें। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिख लिया होगा और समझ में लिया होगा। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने इसे पिछले वाले स्लाइड पे कहा कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऐसा होता है। पर कभी आपको ऐसा दिख जाए कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। एच सी एफ गुने एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर ही होता है, थ्री नंबर्स के बराबर नहीं होता है। तो ऐसा कभी भी आए तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा देना, चाहे पूछे तो बता देना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिलहाल आपको जो थ्योरम दिख रहा होगा बोर्ड पे, थ्योरम 1.2, उसके ऊपर में एक नज़र डाल लेते हैं और समझ लेते हैं सर कि वो थ्योरम क्या करना चाह रहा है, उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर, आपको बोल रहा है एक नंबर है पी, कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर है तो कुछ भी हो सकता है। पी क्या है, प्राइम नंबर है, कोई हमको नहीं पता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, यदि इफ, देखिए क्या कंडीशन है वो देखिए, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, यदि पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन तब पी ऑल्सो डिवाइड ए, तो क्या करेगा, पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें ये भी मालूम चल गया ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको दोनों बातें पता हैं कि सर प्राइम नंबर क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। मैंने प्राइम नंबर शायद नहीं बताया है इस वाले क्लास में, क्योंकि बुक में नहीं था, तो सुन लो एक बार, आप सबको आता भी होगा तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा कि ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर बस दो ही हो, ऐसे नंबर्स जिनका बस दो फैक्टर हो, वैसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इंटीजर आपको पता ही है, उसमें कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 इन्फिनाइट, ठीक है सर, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेंगे कि ये थ्योरम कह रहा है अगर p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तभी p जो है a को भी डिवाइड कर देगा। ये समझ में आ गया, ये कहानी समझने वाली है। यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड कर देगा, ऐसा है क्या। हाँ, तो एक एग्जांपल ले लिया जाए, हाँ सर ले लिया जाए इसको प्रूफ करने के लिए, ओके। अगर हम A25 ले लें, ठीक है, और P ले लेते हैं, कोई प्राइम नंबर लेना पड़ेगा 5। देखो P बोलता प्राइम नंबर, हमने प्राइम नंबर लिया, ए बोल रहा है पॉजिटिविटी सर, हमने वो भी लिया। सर फुलफिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। बोल रहा है यदि ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर, सॉरी, ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है तो ए स्क्वायर को पी डिवाइड करेगा, तो ए स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर अपॉन पी, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आएगा अपॉन में, सर पी की वैल्यू नहीं दी आपने, 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा। देखो, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, तब क्या होगा, p जो है a को भी डिवाइड कर देगा, तब क्या होगा, p जो है वो a को भी डिवाइड कर देगा। a क्या था सर 25, और p क्या था सर 5, कट जाएगा, हाँ सर 5 टाइम कट जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया है, ये थ्योरम था एक तरह से, आपको समझने वाले बात। कभी भी ऐसा आ जाए कि कोई नंबर का स्क्वायर जो है किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा, यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने देर से, 10 सालों से, सर 10 सालों से, 10 मिनट में नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, वो जरूरी बातें हैं, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें, हाँ सर ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, और ये
इस चैप्टर का आखिरी बोल सकते हैं, अब अंत आने ही वाला है। अंत आने का मतलब है कि अब कुछ नंबर्स होंगे जिनको आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो ये जो मेरे पीछे क्वेश्चन है, इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने जैसा कहा था, जितना भी क्वेश्चन उठाऊंगा सारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही उठाऊंगा मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे PYQ लेके आऊँ, मतलब कि सर ऐसे क्वेश्चन जो कि इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे को एक वीडियो में समेट के हमको परोस के दे दो, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। और मैं आप सबके लिए वो करूँगा ही करूँगा, ठीक है। चाहे आपका कमेंट आए चाहे नहीं आए, मुझे पता है आप किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं देने को तैयार हूँ, ठीक है। ठीक है सर, पहले इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, फिर बातों में उलझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जैसा जैसा मैं स्टेप आपको बोलता जाऊंगा या तो लिखता जाऊंगा, वैसे वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। जब भी एक टर्म वाला आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आए, तो वैसा ही प्रूफ करना है। मतलब सर एक टर्म वाला मतलब क्या बोल रहे हो आप? जैसे कि √2 आया, तो मैंने कुछ स्टेप बताया, फॉलो करके आप √2 को सॉल्व कर लोगे कि एक ऐसा नंबर है, ठीक है। √3 आए, √5 आए, कुछ भी आए, √3 और √5 भी इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आप सब उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, बारी बारी से। तो प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग का सोल्यूशन चालू होता है यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। सर क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बता रहा है, और आप हमको को बोल रहे हो कि मतलब कि रेशनल नंबर है, ये बोलो। बोले सुनो तो आगे मेरे बच्चे, लेट पी लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। देखो ध्यान से देखते जाओ, समझ जाओगे। मैं इसको, इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अबे तोड़ना नहीं है, बस अलग अलग थोड़ा सा करना है। लेट टू, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उसको आपको रेशनल नंबर मान लेना है, ठीक है। और जब भी √2 एक रेशनल नंबर होता है, तो हम लोग को पता है कि वो जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। या तो बोल सकते हैं A/B के फॉर्म में होगा। कोई भी नंबर जो आपको रेशनल नंबर होता है वो A/B के फॉर्म में होता है। इसका मतलब सर √2 P/Q के फॉर्म में होगा, हाँ सर। तो √2 इक्वल टू P/Q, जहाँ आपको पता है कि P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं, मैंने लिखवाया था। हाँ सर आपने लिखवाया था, पर एक बात और होती है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी फॉर डैट, कि सर P और Q को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। सर को प्राइम नंबर्स कहाँ से आ गया, ये तो हमें नहीं पता। ये कौन सी चिड़ैया है, ये को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर एक ही हो, एक से अलग नहीं हो। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका फैक्टर 1 आवे, उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका फैक्टर बस एक आता हो, बस एक ही नंबर आता हो, उसको बोलेंगे सर हम लोग को प्राइम नंबर्स। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। कॉमन फैक्टर, जिनका कॉमन फैक्टर बस 1 आता हो, उसको बोलेंगे। जैसे कि दो नंबर है, ठीक है, और उनका फैक्टर निकाला गया और उसमें से कॉमन ढूंढा गया, तो कॉमन पार्ट एक ही आया, मतलब कि सर एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे सर को प्राइम नंबर। उतना समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो P/Q, पी पूरा घिना आ जाता है, P&Q आर को प्राइम, ये स्टेप का पार्ट है, आपको लिखना ही होगा, ठीक ना। क्योंकि √2 का डेसिमल नंबर है, तो P/Q के फॉर्म में होगा, और P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब उनके कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए, एक के अलावा और दूसरा उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी सर, ठीक है। अब आगे करते हैं सॉल्व, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। √2 Q बराबर P, यहाँ तक आ जाओगे। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर करना है। सर स्क्वायर कैसे करेंगे, तो एक स्टेप लिख लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में आपको क्या करना है सर, स्क्वायर लगा देना है। ओके कोई बात नहीं, हम लोग लगा देंगे। कैसे, यहाँ पे क्यों था क्या, ठीक है, ठीक है। जब √2 का स्क्वायर करोगे, तो √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुने √2, और जब √2 गुने √2 होता है तो 2 आता है। और क्यू का स्क्वायर करोगे तो आराम से क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं करने वाला है आपको, ठीक है जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्यू स्क्वायर को अकेले छोड़ दोगे, यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, सर ये जो 2 है इंटू में, इसको डिवाइड में ले जाओगे, ठीक है। इतना स्टेप पर आने के बाद आप लोग ठहर जाना, थोड़ा सा रुक रुक के सांस ले लेना, और एक बातें दो बातें हैं वो लिख लेना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो फिल्म था, कोई बात नहीं, यहाँ देख ले। देखो, इससे पहले जो मैंने थ्योरम बताया आपको, थ्योरम 1.2, वो दिमाग में रखते हुए ये बातें को सुनना, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, अगर कोई नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यदि पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, तो उस थ्योरम के हेल्प से हम बोल सकते हैं पी भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा सर, ठीक है। यहाँ तक बढ़ने के बाद एक स्टेप लिखना है कि लेट
यहाँ पे भी आपको क्या करना है सर, लेट ही करना है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। लेट पी बराबर 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। ध्यान से मैंने जो लिखा है उसको आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। सारी के सारी बातें जो भी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से ही सुननी है, ठीक है। तो मैंने लिखा पी इज टू 2c वेयर सी इज एन इंटीजर, एक स्टेप है, समझ लो, आगे बढ़ जाओ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि अगर पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजल है तो पी भी क्या होगा, 2 से डिविजल होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, ठीक है। अब पी कोई नंबर है मान लेते हैं, और टू टू क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो एक इंटीजर होगा, मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं, जो निकल के आएगा वो कोई इंटीजर होगा, हमको नहीं पता कौन इंटीजर है, तो वही इंटीजर को हम लोग सी मान लिए। क्या मान लिए? सी। मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं पी जब 2 से डिवाइड होगा तो कोई नंबर आएगा सी, हमको नहीं पता सी कौन सा नंबर है, ठीक है। पर आगे जब हम प्रोसेस किए, टू यहाँ पर डिवाइड में अगर उस साइड जाएगा तो सर इंटू में हो जाएगा 2c, तो यही हम लोग लेट कर लिए कि p बराबर 2c है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही लिखा गया है। देखो, स्टेप को समझते चलोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कभी भी नहीं, ठीक है सर। अब सर आपने 2c ही क्यों माना? अगर √3 रहता तो हम 3c मान लेते, √5 रहता तो 5c मान लेते। समझ लो, जो स्टेप लिखा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, सब सब समझना है, ठीक है। अब पुट करना है तो ठीक है, स्टेप लिखना पड़ता है, हर एक स्टेप लिखना पड़ता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। सर इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है सर? ये है इक्वेशन फर्स्ट, हाँ ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, इसी में पुट करना है, तो ठीक है, पुट करेंगे क्यू स्क्वायर बराबर सर पी का स्क्वायर, पी कितना है? 2c है, तो मतलब 2c का स्क्वायर होगा, हाँ होगा। क्यू स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से काट देंगे, 2 मरतबे कटेगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर, ये 2 गुना में ही आ जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर। इसको ठीक से लिख देते तो सी स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, और इस वाले टर्म को उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगा? नहीं सर, क्या दिक्कत होगा, बस टर्म ही तो एक्सचेंज किए हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर हम रुक जाएंगे और एक स्टेप करेंगे। देखो, क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी तो 2 से डिविजिबल होगा उस थ्योरम के हेल्प से। हाँ जी सर, सही बोल रहे हो आप। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान के चलना। आई थिंक आपको दोनों इक्वेशन साफ साफ दिख रहे होंगे बोर्ड पे, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, ओके। अब मुझे एक पार्ट रब करना पड़ेगा, पर यहाँ तक समझ लो क्या कैसे है, मैं ऊपर वाला रब करने जा रहा हूँ, समझ लो ठीक से, देख लो। मैंने लिखा है को प्राइम, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मैं पार्ट रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो देखो, यहाँ तक काफ़ी है, ये पूरा, सर पूरे ही मिटा दो, ठीक है। बस मैं जो याद दिलाऊंगा अपने कॉपी पे खोल के देखते रहना कि हाँ आपने वो लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब आप जब गौर करोगे तो आप इक्वेशन 1 को देखो अपने कॉपी में, क्योंकि मैंने तो रब कर दिया भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब भी आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखोगे और 2 को ध्यान से देखोगे तो आप एक बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि पी और क्यू दोनों 2 से डिविजिबल है। यहाँ तो साफ साफ हमने लिखा है कि क्यू इज डिविजिबल बाई 2, और जब आप इक्वेशन फर्स्ट देखोगे जो कि मैंने रब कर दिया, तो पी इज डिविजिबल बाई 2 वहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 2। हाँ सर आ रहा है, पी एंड क्यू हैविंग कॉमन फैक्टर 2। पर सर आपने तो कहा था पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर तो 1 ही होता है, तो ये दूसरा नंबर कहाँ से आ गया 2? आपने जस्ट कहा अभी ऊपर में, आपने लेट किया था कि टू एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा तो पी और क्यू दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स का मतलब पी और क्यू का फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक ही होगा, एक के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। तो सर यहाँ पे 2 आ गया। तो ये जो गलतियाँ आ रही हैं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने हमारा जो एजप्शन है वही गलती है, हमने जो माना है वही गलती है। सर क्या माना आपने? तो एक लाइन लिखो यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन
ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। ये जो आपको विवाद हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया है। क्या गलत माना था? फर्स्ट में याद करो, आपने माना था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, वही गलत मान लिया था। मतलब कि अगर टू एक रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है? अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब सर सही बोल रहे थे आप, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। हाँ जी सर, ये तो आपने घुमा फिरा का इस क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, रूट टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है। तो यही प्रूफ करने के लिए बोला था, अगर आपको रूट थ्री को प्रूफ करना हो इरेशनल नंबर तो सेम स्टेप फॉलो करना है। बस ध्यान देना, मैंने यहाँ पे पी इक्वल्स टू टू सी माना है क्योंकि हमको रूट टू प्रूफ करना था। अगर आपको रूट थ्री प्रूफ करना होगा तो पी इक्वल्स टू थ्री सी मानना। ठीक है जी सर, ठीक है। तो अगर रूट फाइव, ये रूट थ्री रूट फाइव रूट टू सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। तो इस पे प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोल दूँ, एग्जाम करीब होगा आपका, नहीं भी है तो सुन लो। हंसने वाली बात नहीं कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव बार बार रिपीट होता रहता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो सॉल्व करने के बाद हम लोग ये वन शॉट को खत्म ही कर देंगे। ठीक है सर? जी सर। ठीक है सर, ये सवाल है, इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जैसा कि मैंने कहा था, जितने भी सवाल उठाऊंगा सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए सवाल ही उठाऊंगा। एक सवाल ऐसा उठाया था मैंने, जब मैंने एस टी एफ और एल करवाया, वो सवाल बोर्ड का नहीं था, बस एक ही था, क्योंकि मैंने तभी अपने मन से ही लिया था वो सवाल। ठीक है, मैंने कहा भी होगा शायद। यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। इससे पहले ये एग्जाम, ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से इसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये सर ये सवाल जो है उससे अलग है सर। किससे? वहाँ पे बस एक ही टर्म था कि रूट टू को आपको प्रूफ करना था कि एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे दो टर्म है, दो टर्म वाले हैं, थ्री प्लस फाइव रूट टू, इसे प्रूफ करना इरेशनल नंबर है। तो कभी भी दो टर्म वाले सवाल आए ना, जैसे वाला जिसमें दो टर्म हो, कुछ भी हो सकता है वो दो टर्म, तो उसको इसी तरह से सॉल्व करें जो स्टेप मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्री प्लस रूट फाइव को, सॉरी, थ्री प्लस फाइव रूट टू को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, जहाँ पे रूट टू हमारा क्या है सर? एक इरेशनल नंबर है। क्या दिया हुआ है उस पे ध्यान दो कि रूट टू दिया है, रैशनल नंबर है, बट प्रूफ क्या करना है कि थ्री प्लस फाइव रूट टू इरेशनल है, वो प्रूफ करना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे भी उसी तरह थोड़ा थोड़ा मैच करते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट ही कर लेंगे, जो दिया है उसको प्रूफ करना इरेशनल नंबर है, बट हम उसका उल्टा मानेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो लेट थ्री जोड़ फाइव रूट टू, इसको भी दो पार्ट में बांट दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। अगर थ्री प्लस फाइव रूट टू एक रैशनल नंबर है तो फिक्स है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा सर। हाँ सर होगा, जहाँ पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज लिखने की जरूरत है, क्या? पी और क्यू को प्राइम नंबर है, तो वो लिख देना साइड में, पी एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम्स। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, इतना लिख देंगे। आगे सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करते हो कोना कोनी गुना कर लेते हैं। कर लें क्या? नहीं सर, कोना कोनी गुना मत करिए आप, क्या करिए, थ्री को साइड ले जाइए। फाइव रूट टू टू पी अपॉन क्यू, प्लस में थ्री है, यहाँ जाएगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा। आप एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे? बेचारे को एलसीएम नहीं करना पड़ेगा। नीचे में क्यू आ जाएगा, क्यू से क्यू, पी माइनस वन क्यू थ्री क्यू। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे फाइव क्या है? इन टू में है, उधर जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा, और नीचे दो चीज मतलब गुना में, पी माइनस थ्री क्यू अपन में क्यू, ये तो सर पहले से लिखा हुआ था। और पाँच यहाँ पे गुना में, यहाँ पे आएगा सर डिवाइड में हो जाएगा, और दो अंक के बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन होता है, इतना बात पता होगा। तो फाइव क्यू लिखा है तो उसको ठीक से फाइव क्यू लिख दें एक जगह ऐसे करके, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। हाँ सर बेहतर लगेगा। तो देख रहे हो, कुछ इस तरह से आपको बना लेने का है। ठीक है, इतना बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। मतलब कि आपको कैसे भी करके, अगर यहाँ पे जो भी रूट में दिया है ना, जैसे कि आपको रूट टू इज ए रेशनल नंबर, या तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, तो आपको वही नंबर, वो नंबर को छोड़ के सारे नंबर्स को एक साइड फेंक देने का है। ठीक है सर, हम फेंक देंगे, जैसे कि हमने रूट टू को अकेले लिया है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। हेयर पी, ये टर्म यहीं पे लिखा जाता, हेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं? पता है ना? हाँ सर पता है। जब आपको पता है कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं, तो जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखो,
जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो भी ऊपर नीचे इंटीजर में ही आएगा, फ्रैक्शन में ही होगा और इंटीजर में ही आएगा, आंसर आएगा। तो आपको पता है ऐसा फ्रैक्शन जो कि ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे सर, रैशनल नंबर कहलाएंगे। इसका मतलब ये पी और की वैल्यू कुछ भी हो, सॉल्व करने पे एक इंटीजर ही आएगा ऊपर नीचे, वो एक रैशनल नंबर होगा। तो जैसे कि मैंने कहा पी और क्यू इंटीजर है, इसका मतलब सर जो आरएचएस है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी माइनस क्या है जी, 3q माइनस 5q, 3q अपॉन में 5q इज अ रैशनल नंबर। भाई हमने ऑब्जर्व किया और ये ऑब्जर्व करके हमने लिखा, बट यहाँ पे आता है खेड़ा इसका बट जो हमारा आरएचएस है √2 वो तो सर एक इरेशनल नंबर है, सवाल में भी दिया है। तो ठीक है, बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, एन ओ डॉट मतलब नंबर, भूलना नहीं। अब देखो आरएचएस यहाँ पे रेशनल आ रहा है, एलएचएस इरेशनल आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि इज इक्वल्स टू के इस साइड रेशनल इस साइड रेशनल हो। सर नहीं सर, कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हेयर एलएचएस जो है हमारा उत्तर वो नहीं मैच खा रहा है आरएचएस से, या तो हम कह दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए ये जो हम ये जो ऐसा गलती काहे ला हो रहा है, क्योंकि हमने गलती ही मान लिया है। तो एक इंग्लिश का वर्ड एक लाइन लिखो कि हेयर, या तो हेयर से अच्छा नहीं रहेगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। ये जो विवाद फैला है इसीलिए क्योंकि हमने गलत ही मान लिया है। क्या गलत माना है, हमने फर्स्ट में मान लिया था कि 3 + 5 √2 एक रेशनल नंबर, जो कि गलती मान लिया। तो कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ठीक है सर, इसीलिए 3 क्वेश्चन का है जी +5 √2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया प्रूफ, हमसे प्रूफ मांग रहा था, हमने प्रूफ दे दिया अच्छे से बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और इसी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ, अगर आपको घर पे प्रैक्टिस करना है तो कर लेना। वैसे मैं PYQ लेके आ ही रहा हूँ, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आप क्या करना सर, वो आप अपने पास रखना, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन है वो आप देख लें, जो कि इससे पहले सर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ये हो गया, और सर दूसरा, ठीक है। सर ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको प्रूफ करना है ये, और ये दोनों के दोनों क्या है सर, इरेशनल नंबर है। तो एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये वन शॉट को ही ख़त्म करते हैं। मैंने सारा चीज़ बताने की कोशिश की है इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपको आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इंट्रोडक्शन भी समझ में आया होगा। जब ये समझ में आता है ना तो चैप्टर भी समझ में आता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामना। जाके अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।